आज की जो हमारी पॉडकास्ट है वो पाहुल कौर के साथ है एंड सीएस प्रोफेशनल एस्पिरेंट है नाउ पे। एंड बट इन्होंने सीएस एग्जीक्यूटिव में एसबीआई में एग्जामिशन स्कोर करी है विद 66 मार्क्स, सीलॉ में विद 60 मार्क्स एंड सीएमएसएल में विद 61 मार्क्स। एंड आज की वीडियो में डिस्कशन में हमें बताने वाली है कि इन्होंने कैसे प्रिपरेशन करी थी कि एसबीआई में 66 मार्क्स इन्होंने स्कोर करे, क्योंकि सीलॉ, एसबीआई एंड जेआईजे ये सब सारे लॉ के सब्जेक्ट्स होते हैं। सबको एक साथ मैनेज करना एंड एग्जामिशन स्कोर करना टू सब्जेक्ट्स में इज अ बिग टास्क। सो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेलकम टू द पॉडकास्ट पॉल कौर। एंड आप सबसे पहले अपना इंट्रो दे दो कि आप कैसे प्रिपरेशन वगैरह करें। देन हम वन बाय वन क्वेश्चन वाइज लाइक रिवीजन स्ट्रेटजी आपकी क्या थी, वन डे बिफोर एग्जाम में कैसे आपने करा, एंड 3 आवर्स कैसे मैनेज करा, एंड ऑल्सो एग्जाम में जैसे नर्वसनेस होती है वो सब कैसे मैनेज करा, एग्जाम का एनवायरनमेंट कैसे हैंडल करा, एंड लास्ट डेज में न्यू टॉपिक टच करा कि नहीं करा, न्यू टॉपिक टच करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। जैसे आपने 2-3 बार अब तो हो गया आपका एग्जीक्यूटिव में भी, फर्स्ट अटेम्प्ट आपने अपेयर कर लिया, सेकंड ग्रुप 2 का हुआ, देन आपने फाइनल के भी एक पेपर दे दिए हैं। तो कैसे आपका एक्सपीरियंस रहा एंड कैसे आपको मैनेज करना चाहिए स्टूडेंट्स को, आप क्या एडवाइस दोगे जो भी December 26 अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स के लिए? स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इंट्रो दे दो। Thank you, ma'am, that you have given me such an opportunity to present here. My name is Pawul Kaur. I am from Raebareli, Uttar Pradesh. I have given my executive Group 1 examination in December 2024. And after the completion of examination, I started preparing for Group 2 examination. And Group 2, I have given in June 2025, both under the new syllabus. And I have scored exemptions in company law, SBL, and CMSL. Talking about my preparation journey, that मैम फर्स्टली तो क्लासेस तो मैम होती हैं। क्लासेस के बाद मैम मेरा एक मेन था कि जो भी पढ़ाया गया है देन उसको मुझे सेम डे रिवाइज करना ही है, ताकि मैम नेक्स्ट डे वो होता है कि प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से सब देर राइट, होती रहती है। इट्स अ गुड अप्रोच कि मैम हम जिस दिन पढ़े उसी दिन हमें रिवाइज कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर हम रिवाइज नहीं करते हैं तो कोई मतलब नहीं। जब हमने रिवाइज नहीं करा, हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे ना, देन अगर हम रिवीजन में अपना टाइम देंगे तो वो डबल टाइम लेता है। बट अगर हम साथ में से पढ़ रहे हैं, साथ में अगर हम रिवीजन भी कर रहे हैं ना, तो हमारा टाइम भी सेव होता है, हम साथ ही साथ नोट्स वगैरह भी प्रिपेयर हो जाती है। बट अगर बाद में आप करने बैठोगे, एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया, देन सोचोगे कि हाँ आप रिवीजन करेंगे फास्ट, देन वो हमारा ज्यादा टाइम लेता है। यस मैम, वो एक बर्डन बन जाता है, देन मैम हाँ, बल्क में इतना इफेक्टिव स्टडी हो नहीं पाती है फिर। एंड जैसे कि आपने इस वाइल में एग्जामिशन स्कोर करा, तो आपने इसको मैनेज कैसे करा, चैप्टर वाइज कैसे मैनेज करा, वेटेज के अकॉर्डिंग करा, एंड नोट्स अपने सेल्फ बनाते थे कि बुक से ही आपने करते थे, कोचिंग की नोट्स यूज करा या मॉड्यूल यूज करा, अंडरलाइन कीवर्ड्स करके आए थे आप आंसर शीट में या नहीं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते थे कि डायरेक्ट एग्जाम में 3 आवर्स में आपने लिखा है, कि पहले आपने प्रैक्टिस वगैरह करी है, स्कैनर्स पे आईक्यूज रेफर करा है या नहीं करा है, इन सब में एग्जाम। मैम पहले तो क्लासेस होती थी तो मैम हमारी कोचिंग में वो मॉड्यूल से कवर कराते थे। देन मैम मेन फोकस था कि जैसे पार्ट ए 60 मार्क्स का है एंड पार्ट बी 40 मार्क्स का है, तो मैम एक पार्ट इतना स्ट्रॉन्ग कर लो ताकि मैम वो कवर हो जाए उसमें। मैम मेरा था कि मैम पार्ट ए मैंने स्ट्रॉन्ग कर लिया था, क्योंकि मैम पार्ट बी वो लेबर लॉस का था और मैं उसमें बहुत सारे एक्ट्स थे। मैम मेरा ये था कि मैंने पार्ट ए स्ट्रॉन्ग कर लिया, देन पार्ट बी भी मैंने पढ़ा, बट मैम पार्ट ए ज्यादा मतलब जो मुझे अच्छा लगता था वो पार्ट ए से। हाँ, ये देन करना मैम चाहिए। जैसे आपको राइट। एक का अपना फोकस कर लिया, ठीक है, नहीं आ रहा एक पार्ट नहीं आ रहा, बट अगर आपने एक पार्ट को ही अपना 100% दे दिया, सेकंड पार्ट से एक दो क्वेश्चन तो कर ही लोगे। मतलब 40 का था तो 20 तो अप्रोक्स हम लिख के ही आ सकते हैं। अगर 60 कर दिया, 50, 20, 70 बनते हैं, और एग्जाम्शन हमारी नियर बाई एग्जाम्शन हम जाती है, 60 में एग्जाम्शन मिल जाती है। तो हमें वैसा अपने आप को अडॉप्ट करना चाहिए कि हाँ हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर, पहले से हमें प्लानिंग करनी होगी कि हाँ हमें ये पसंद है, तो हम इस वाले में ज्यादा लेबर लॉ के एक्ट्स हैं वो सबको पसंद नहीं होते, बहुत सारे होते हैं जिनको पसंद होते हैं, वो पढ़ना उनको इंटरेस्ट आता है। जिसको इंटरेस्ट नहीं है तो वो पार्ट ए में फोकस कर ले एंड पार्ट बी को बाद में कर ले। मतलब पढ़ के तो सभी जाना है, ऐसा नहीं है कि पढ़ के ही नहीं जाना है, बट हाँ हम वैसे वहां मैनेज कर सकते हैं, ऐसे हम एग्जाम में भी कर सकते हैं 3 आवर्स में, कि हाँ हमने कर लिया पहले अपना पार्ट ए वाला जो भी क्वेश्चन थे वो अटेम्प्ट कर देना, पार्ट बी में स्विच कर, क्योंकि एग्जामिनर को हमें स्टार्टिंग के पेजेस तो अच्छे से प्रेजेंट करने होते हैं कि हाँ हमें आता है। पहले ही पेज में अगर हम गलत लिखेंगे तो फिर सारे पेजेस में वो सोचेगा कि हाँ हमें कुछ आता ही नहीं है। एग्जामिनेशन में भी स्टार्टिंग मैंने वही आंसर से की थी जिसके मैम मुझे सारे पार्ट्स अच्छे से हाँ, आते थे, विद कीवर्ड्स अलाइन करना, आंसर्स को पॉइंटर्स में प्रेजेंट करना ताकि मैम प्रेजेंटेशन अच्छी हो, नीट लगे आंसर। फिर एंड मैम मैंने
अंडरलाइन मैम वगैरह करा क्लासेस, था? हाँ, यस मैम, कीवर्ड्स जो थे वो अंडरलाइन कर लिए थे। क्लासेस आपने एंड मैम ऑनलाइन करे क्लास थे कि ऑफलाइन, ये भी मैम बताओ। ऑनलाइन, ऑनलाइन करे ऑनलाइन, तो ऑनलाइन में जैसे स्टूडेंट्स का कहना होता है कि मैनेज नहीं कर पाते टाइम, आपसे ऑनलाइन करा है तो मे बी आपने अपने घर से ही करा होगा, आई थिंक यस सो। मैम। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते, फैमिली के साथ है, कभी कहीं जाना पड़ता है, कभी कहीं घूमने जा रहे हैं, तो वो सब मैनेज करना या फिर सिटिंग करना प्रॉपर, हम एक लेक्चर कंप्लीट नहीं कर पाते, कभी मिड में कभी कुछ काम आ जाता है, कुछ काम, तो कैसे मैनेज करते हैं घर पे? मैम मेरा तो यही था कि मैम मुझे लाइव अटेंड करनी ही है। मैम चाहे अच्छा, तब मैं एक ही रूम में बैठ के मैंने सुबह से इवनिंग तक जितने भी टाइम के लेक्चर्स होते थे सब अटेंड किए। देन मैम थोड़ा ब्रेक ले लिया, फिर उसके बाद अपनी सेल्फ स्टडी करने बैठ गए। मतलब ऐसे। आपने लाइव एट होम बैच लिया हुआ था? यस मैम। हाँ, ये भी गुड ऑप्शन है। जैसे रिकॉर्डेड आपका है कि हाँ मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाऊंगा, तो आप लाइव एट होम पे स्विच कर सकते हो, उसमें आप लाइव टू लाइव करके अपने क्लासेस कंप्लीट करके बैकलॉग नहीं होंगे। वो फीलिंग जैसे आएगी कि हाँ हमने क्लासेस में ही करी। रिकॉर्डेड में क्या है कि हमें होता है कि अभी मुझे 160 लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं, तो वो फिर हम यह मैम करेंगे कि एक दिन में 4-4 देखेंगे, 5-5 देखेंगे, समझ में नहीं आएंगे। बस फिर होता है कि हाँ हमें नोट्स बनानी है, बस हमें कंप्लीट करना मैम लाइफ में ये था कि टीचर्स के साथ साथ एक तो हम चल रहे है। हैं, हाँ, देन मैम एक डिसिप्लिन हो जाता है कि इतने से इतने लेक्चर्स है तो अटेंड करने ही है। राइट। और वही अभी आप रिकॉर्डेड लेते तो फिर काउंटिंग होती कि हाँ 160 है, तो अभी मुझे 4 आज देखने होंगे, तब जाके सितंबर तक हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। सो जैसे अभी सिलेबस आपको कब तक कंप्लीट कर लेना चाहिए? जैसे आपने कब तक कंप्लीट करा, तो आप दिसंबर 26 में अटेम्प्ट है, तो कब तक स्टूडेंट्स को सिलेबस अपना कंप्लीट कर लेना चाहिए कि वो रिवीजन स्टार्ट कर, एंड कितने रिवीजन मैम करके जाना चाहिए? मैम अक्टूबर एंड या नवंबर फर्स्ट वीक तक। मतलब सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। एंड जब जैसे आप बोल रहे हो देन तो फिर 1 मंथ ही बचेंगे, तो रिवीजन इस मतलब ड्यूरेशन में भी उनको रिवीजन तो करना चाहिए ना, लाइक ये सितंबर अक्टूबर पे उनको रिवीजन अपने कंटिन्यू करने चाहिए, रिवीजन अपना जैसे डेली वाइज करना चाहिए, वीकली वाइज, मंथली वाइज करते रहना चाहिए। यस मैम। मैम मेरा था कि मैम मैं 4 रिवीजन टारगेट करके ही गई थी। हाँ, गुड। मैम मैंने वो ग्रुप 1 के टाइम भी मेरे 4 रिवीजन्स तो थे, एंड ग्रुप 2 के टाइम पे भी मैंने 4 रिवीजन्स तो कर ही लिए थे। मैम जो मेरा फर्स्ट रिवीजन होता था वो पूरा मॉड्यूल बेस्ड होता था। पूरा मॉड्यूल को अच्छे से कवर कर लो, कीवर्ड्स जो अंडरलाइन करके याद कर लो। देन मैम जो सेकंड रिवीजन था वो जो मैंने अपने खुद के क्लासेस के टाइम पे हैंड रिटन बनाए थे वो मेरे के लिए एंड में जाके बहुत हेल्पफुल हो गए थे। मैम मेरा सेकंड रिवीजन था हैंड रिटन पे। थर्ड था जिसमें मैम मैंने पास्ट ईयर पेपर स्कैनर वो सब सॉल्व किए थे। देन जो मैम मेरा फोर्थ रिवीजन था वो मैंने ऐसे टारगेट किया था कि एग्जाम टाइम पे जो मैम हाफ 1.5 डे का वो होता है, लीव होती है, तो उसमें मैम जो प्रेशर हो जाता है तो मैंने उसको पहले ही ट्राई कर लिया था कि जैसे 2 डेज में मुझे ये सब्जेक्ट कवर करना ही है, कैसे फिर मैम एग्जाम पे ज्यादा जो प्रॉब्लम ना हो। लास्ट 10 डेज में ऐसे कर लेते हैं कि हाँ वन वन डे कवर करके ट्राई करते हैं कि हाँ हम कर पाएंगे कि नहीं, नहीं तो ऐसा लोड हो कि हम 1 डे पहले लेके बस बैठे और हम कर ही नहीं पाए कंप्लीट, तो हमें अपने आप को एक बार ट्राई कर यस लेना चाहिए कि हम कैसे टाइम मैनेज करेंगे। कोई चीज को अगर यस एक मैम। बार हम कर लेते हैं तो हम सेकंड टाइम उस चीज को नॉर्मल कर सकते हैं, उसमें ज्यादा इशू नहीं आता है, ये आपका कहना है ना? यस मैम। यस एंड जैसे कि आपने प्रिपरेशन करी, तो जेएचएल आपका फर्स्ट पेपर था, तो आपने कैसे उसको अटेम्प्ट करा? एंड 3 आवर्स का एग्जाम ड्यूरेशन कैसे मैनेज करा हर पेपर में आपने कि आपके पेपर्स कंप्लीट हुए? मैम पहले तो वो जेआईजीएल के लिए मैंने लास्ट 3 डेज रखे थे कि मैम मुझे ये लास्ट 3 डेज है, सो मुझे जेआईजीएल ही कवर करना है अपना पूरा। देन मैम मैंने पहले एक पास्ट ईयर पेपर मतलब आईसीएसआई की वेबसाइट से देखा था। देन मैम मैंने उसे पूरा 3 आवर्स में जैसे रियल एग्जाम में जैसे होता है मैम वैसे मैंने करके देखा था कि मैं कितना आंसर प्रेजेंट कर पा रही हूँ, टाइम में मेरा पेपर कंप्लीट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। तो मैम उससे मुझे काफी हेल्प, मुझे लगा कि वो काफी हेल्पफुल है मेरे लिए। मैंने ऐसे सारे सब्जेक्ट्स में किया था ताकि मैम जो 3 आवर्स में जो होता है जितना प्रेशर हो जाता है वहां पे एग्जाम हॉल में बैठ के वो मैम पहली एग्जाम पेपर सॉल्व करके देखो ताकि बाद में इतनी डिफिकल्टी ना एग्जाम में। तो बस मैम आप, वही होने लग। हाँ, आपकी जो आप स्ट्रेटजीज बता रहे हो उससे मुझे बस यही समझ में आ रहा है आपने क्या फोकस करा कि किसी चीज को फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करने से पहले एक बार हमें पहले एक्सपीरियंस कर लेना चाहिए, कि अगर पेपर हम फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं 3 आवर्स में, तो एक बार पहले हमें लिख के ट्राई कर लेना चाहिए।
हम 1 डे बिफोर एग्जाम में कैसे प्रिपरेशन करेंगे, उसका 1 टाइम हमें ट्राई कर लेना चाहिए अपने प्रिपरेशन के टाइम पे कि हाँ 1 डे में हम कवर कर पा रहे हैं कि नहीं। बेसिकली आपने ये करना, यस, राइट? यस मैम। हाँ। मैम यार एंड सबसे सो आपने 3 आवर्स का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो कैसे मैनेज करा? एग्जाम टाइम। हाँ, एग्ज़ाम टाइम में जैसे एसवाईएल के पेपर में आपने 66 लिए, तो उसके लिए आपने कितने पेपर अटेम्प्ट करा? क्योंकि पेपर अगर अटेम्प्ट ही हमने अच्छे से नहीं करा, तो कैसे अटेम्प्ट करा एंड कैसे 15 मिनट्स का टाइम यूटिलाइज़ करा फुल एंड साथ ही साथ कैसे प्रेज़ेंट करा, अंडरलाइन करा, कीवर्ड्स अंडरलाइन करे, आंसर्स के बाद अंडरलाइन करा, आंसर्स को मेंशन कैसे करा, शीट्स के ऊपर जैसे कभी-कभार होता है स्टूडेंट सोचते हैं कि हाँ, शीट्स ज़्यादा नहीं लिया है, तो हम एग्ज़ामिनेशन नहीं ला पाएँगे, तो ये सब क्या है? इन सब में आप क्या बोलना चाहोगे? मैम पहले जो 15 मिनट्स का हमको रीडिंग टाइम मिलता है, उसमें मैम मेरा जो था मैम पहले फर्स्ट क्वेश्चन कभी नहीं पढ़ा मैंने, क्योंकि मैम वो इतना केस स्टडी बेस्ड होता था, इतने लॉन्ग क्वेश्चन होते थे कि मैम उसको देख के पहले ही लगने लगता था कि हाँ एग्जाम हमसे नहीं हो पाएगा। मैम जो पहले था, जो ऑप्शंस वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें पहले देखा कि मुझे कौन से पार्ट में कितने क्वेश्चंस आते हैं, और मैम मैं अगर ये क्वेश्चन उठाती हूँ तो मैं कितना अच्छा प्रेजेंट कर पाऊंगी। तो मैम पहले मैंने वो डिसाइड कर लिया। फिर मैम मैंने देखा कि किस पार्ट में मतलब ज्यादा कुछ, जैसे मैम पार्ट ए पार्ट बी होता है, देन क्या कौन से पार्ट में है जो मैं ज्यादा अच्छे से कर पाऊंगी, कैसे अच्छे से प्रेजेंट कर पाऊंगी। मैम पहले मैंने वही क्वेश्चंस को मार्क कर लिया था कि मुझे इस सीक्वेंस में जाना है एग्जाम में। देन मैम वही था कि आंसर्स को जो भी था मैंने पॉइंटर्स में लिखे, कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लिया, ताकि मैम वो एक तो क्लियर लगे आंसर हमारा पूरा, और वो जो एग्जामिनर है उसको भी इजी हो आंसर शीट चेक करने को। देन मैम ऐसे तो सच कुछ ये शीट्स का आई डोंट थिंक सो मैम ऐसा कुछ होता है, क्योंकि मैम प्रोफेशनल एग्जाम्स में वो लेंथ आंसर की मैटर करती नहीं है, मेन जो हमारा कीवर्ड है जो नॉलेज होती है वो चेक की जाती है एग्जाम टाइम पे। राइट। अब शीट्स का जो मैटर होता है आई थिंक सो कि अगर आपकी हैंडराइटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी हैंडराइटिंग एकदम स्मॉल वाली है, तो आप कम शीट में भी कर लोगे, बट अगर आपकी हैंडराइटिंग ही बड़ी है, कभी कलर होता है कि आप एक सेंटेंस को 1 लाइन में लिख दोगे, बट वही कोई सेकंड पर्सन होगा वो 1 सेंटेंस को 3 लाइन में लिखेगा। तो इसकी राइटिंग वैसी है, तो हम वैसा एग्जाम के एनवायरनमेंट में नहीं सोच सकते कि मैं कम लिख रहा हूँ, सामने वाला ज़्यादा लिख रहा है। हमें उस टाइम पे अपने फोकस करना चाहिए, राइट? कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो 3 आवर्स हमारा है, किसी और का नहीं है। हमें अपना वहाँ पे बेस्ट देके आना है। अगर हम बेस्ट नहीं देके आएँगे, तो फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में जाके फिर हमें बेस्ट देना पड़ेगा। इसलिए हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना बेस्ट देके आएँ। यस एंड मैम। जैसे कि लास्ट के जब मंथ होते हैं, तो अब एक न्यू टॉपिक आपने स्टार्ट करा था कि आपने जितना पढ़ा था, आपके जितने टीचर्स पढ़ाया था, आपने उतना ही पढ़ा। एंड जैसे आजकल आपने देखा होगा कि नोट्स की जो बातें आती हैं, लाइक इंस्टा वगैरह पे एंड लिंक्डइन पे कमेंट कमेंट नोट्स आ रहे हैं। तो लाइक जैसे जो स्टूडेंट्स हैं, उनको लास्ट डेज में न्यू नोट्स रेफर करनी चाहिए कि जो उन्होंने ड्यूरेशन में अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे यूज़ करा, उनको वो नोट्स रेफर करनी चाहिए। बिकॉज़ हम किसी और की नोट्स रेफर तो कर लेंगे, बट आई थिंक सो अगर जो जो आप अपनी नोट्स में कर पाओगे, वो किसी और की नोट्स में आपको समझ में नहीं आए। एंड जिस नोट से आपने स्टार्टिंग से पढ़ा, उस नोट से फोकस करोगे तो वो बेटर होगा कि लास्ट मंथ में आप किसी और की नोट्स लेके पढ़े हो, वो बेटर होगा। मैम लास्ट स्टेज में तो कुछ भी न्यू नोट्स या कुछ भी नया टॉपिक स्टार्ट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैम वही होता है अगर हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं तो मैम एक तो वो टाइम कंज्यूमिंग होने लगता है। देन मैम जो हमने पिछला इतने मंथ्स में पढ़ा है उसको हमें याद है, तो मैम उस पे भी इतना अच्छे से हम टाइम नहीं दे पाते हैं। और मैम जो नए नोट्स है अपने नोट्स पे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि जिससे हमने मतलब इतने टाइम से हम पढ़ते आ रहे हैं। एंड वन थिंग आप ये भी कर सकते हो कि ठीक है, आपकी अपनी नोट्स थी, ठीक है, आपने एक बार बना ली, अब उसमें आप कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हैं, बट आप पूरे नोट चेंज मत करो। कि जितना मैंने देखा है पेपर के टाइम पे, हमारा क्या होता था, जिस पेज में हम पढ़ के जाते थे वो हमारे माइंड में आ जाता है, सबकॉन्शियस माइंड में कि हाँ वो पेज का आंसर इस पेज में है, इतना भी हम सोच लेते हैं। बट यही अगर हम यस 4 मैम। नोट से पढ़ के जाएंगे, तो हमारा माइंड कैसे सोचेगा कि ये आंसर कहाँ था। अगर आपने रिवाइज भी यस नहीं मैम। करा, बट आप अगर इतना भी सोच रहे हो कि हाँ ये टॉपिक इस सब्जेक्ट से था और इस टॉपिक यहाँ का था, तो आप सोच सकते हो कि हाँ यहाँ वाला यहाँ पे है, हम ऐसे लिख सकते हैं। बट अगर नहीं करा तो फिर आप नहीं सोच सकते, मैम राइट? एग्जाम टाइम में तो ऐसा होता था कि जैसे कोई क्वेश्चन का आंसर है तो मैम वो हमारे माइंड में आ जाता था कि हाँ मैम पूरी जैसे पेज पूरा वो माइंड में आ जाता था कि हाँ इसमें ऐसे ऐसे लिखा हुआ था।
हाँ, वही बार बार कि रिवीजन हम सोच और मैं सकते हैं, बट अगर हम 4 नोट से पढ़ के जाएँगे तो हम वहाँ पे नहीं सोच पाएँगे कि किस पेज का आंसर है, किस टॉपिक का है एंड किस चैप्टर से आया है। वही अगर हम एक नोट पे फोकस करके जा रहे हैं तो वो हम ये कर सकते हैं कि हम कुछ की पॉइंट्स नहीं थे हमारे नोट्स में कहीं और हमें मतलब ट्रिक आ गई, कोई ट्रिक है उसको याद करने की या समझने की, तो वो हम नोट कर सकते हैं उसमें। हमें बट पूरी नोट्स नहीं चेंज करनी चाहिए। एंड जैसे आपने ये भी कहा कि न्यू टॉपिक जो आपने कहा कि अगर हम पढ़ते हैं लास्ट डेज में तो वो टाइम कंज्यूमिंग होती है। अब यस मैम। जब हमारे पास टाइम की लिमिट है और हम न्यू टॉपिक करके अपने टाइम को न्यू टॉपिक में दे रहे हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं है ना। जिसका वेटेज है, जो हमने अपनी मेहनत करी उसमें हमें टाइम देना चाहिए। ठीक है, माना कि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो 20 नंबर का चैप्टर था, 30 नंबर का चैप्टर था। अगर तब आप उसको छोड़ के जा रहे हो तो वो आपने ब्लंडर करा, वो आप ब्लंडर को सही कर सकते हो। बट अगर उसकी वेटेज नहीं है, अगर कोई न्यू टॉपिक था, उसकी वेटेज नहीं तो पहले हम वेटेज चेक कर सकते हैं, आई एम सो कि इस चैप्टर की वेटेज है कि नहीं, क्योंकि कभी-कभार होता है कि एसएसआई बाउंसर भी फेंक देता है, तो हमें करना तो सब होता है, बट इसीलिए कहा जाता है कि पहले से हमारे पास ट्रैकर होना चाहिए, हम सब्जेक्ट ट्रैक कर सकें, कैसे ट्रैक करना है। अब हमें कुछ पता ही नहीं है कि हाँ, ट्रैक कैसे करना है, कितना रिवीजन करना है, टेस्ट करा कि नहीं, आंसर राइटिंग, तो हमें पहले से ट्रैक करना चाहिए अपने प्रोग्रेस को कि लास्ट 1 मंथ में हमारे पास ब्लंडर ना हो कि हमने ये भी नहीं करा, हमने ये भी नहीं करा, हमने ये भी नहीं करा। अब तो आप प्रोफेशनल भी दे ली मैम हो, तो आपको एक्सपीरियंस भी हो गया होगा। मैम अभी ग्रुप 1 क्लियर किया है प्रोफेशनल का। हाँ, जैसे जो भी हमने अभी तक स्टडी किया है, एग्जाम टाइम में भी जितना ही पढ़ा है उस पर मैम कॉन्फिडेंस रखना चाहिए एक तो। और मैम अपनी परफॉर्मेंस को दूसरे की परफॉर्मेंस से कंपेयर नहीं करना चाहिए कि मैम उसने तो इतना पढ़ लिया, मैंने अभी तक ऐसे ही पढ़ा है, इतना अभी तक मेरी इफेक्टिव स्टडी हुई भी नहीं है, क्योंकि मैम सबका अलग अलग रूटीन होता है हाँ, सबका। मैंने ऐसे भी ट्राई किया था कि मैम मुझे बोला गया था कि आप मॉर्निंग में पढ़ोगे तो आपकी इफेक्टिव स्टडी होगी। पर मैं एक नाइट आउल हूँ, तो मैंने ऐसे मॉर्निंग पे ट्राई किया था वीक तक पढ़ने का, बट मैम इतना इफेक्टिव आउटपुट निकल नहीं पा रहा था। जो मैम मेरा जो शेड्यूल था वैसे ही मैंने फॉलो किया, तो मैम मुझे उससे सक्सेस भी मिली एग्जीक्यूटिव एग्जाम्स में। हाँ, ये भी है कि हमको किसी और को देख के नहीं करना चाहिए। अगर हम रात को पढ़ने में सुटेबल है, तो हम रात को पढ़ सकते हैं, अगर मॉर्निंग पर्सन है, तो मॉर्निंग में भी पढ़ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ने से मतलब होता है, जब आपको प्रोडक्टिव अवर्स आपके कहाँ मिल रहे हैं। कभी-कभार 4 अवर्स जो हमने पढ़ाई करी, यस वो 1 अवर्स में कंप्लीट हो जाती है एंड वो हमें आउटपुट दे देती है, बट 4 अवर्स वाली यस आउटपुट नहीं दे पाती है। तो हमें आउटपुट में मैटर करना है कि हम क्वालिटी मैम। कहाँ पे हमें मिल पा रही है। क्वांटिटी मैटर नहीं करती कि लाइक ठीक है 12 अवर्स का स्टडी शेड्यूल आपने बना लिया, बना तो लिया, बना सब लेते हैं, बट हम कितना उसमें आउटपुट जनरेट कर पा रहे हैं, वो फोकस होता है, वो मैटर करता है। अब अगर अपने यस आउटपुट मैम। नहीं कर पा रहे हैं, तो वो मैटर नहीं है अगर आप 12 घंटे पढ़ लिए, 14 घंटे पढ़ लिए, आउटपुट इज़ मैटर रादर देन मतलब क्वांटिटी। बस अपनी क्वालिटी में फोकस करना चाहिए हमें। सो लास्ट एडवाइस आप दिसंबर यस मैम। 26 अटेम्प्ट के लिए क्या देना चाहोगे, जब एग्जीक्यूटिव का अटेम्प्ट करने वाले हैं एसबीआई ने सीलॉ के लिए? मैम मेरी एडवाइस यही है कि पहले तो एक प्लान बना लो, एंड मैम जो क्लासेस होती है उसके बाद हमें रिवीजन करना ही चाहिए। फिर मैम उससे वो होता है कि फ्रेश फ्रेश पढ़ा होता है, तो मैम माइंड में हमको रिटेन हो जाता है। फिर मैम हमें एटलीस्ट 3 to 4 रिवीजन एंड में टारगेट करनी चाहिए। मैम जो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि मैम उससे वो होता है कि माइंड में पूरी क्लियर पिक्चर आती है। एंड मैम राइटिंग प्रैक्टिस तो प्रोफेशनल एग्जाम्स में मस्ट है, क्योंकि मैम एक बार कॉन्सेप्ट तो माइंड में रिटेन हो गया, बट जो एक्चुअली हमें आंसर प्रेजेंट करना है उसके लिए तो हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। And thank you so much for your valuable time and guiding the students for exemption in SBI and CLO. And will students absorb करेंगे इस सेशन से कुछ ना कुछ, and we'll meet soon in next session for CS professional also to guiding students of CS professional जो CS executive clear करेंगे अभी, then वो CS professional में अप्रोच करेंगे। So हम नेक्स्ट सेशन भी करेंगे CS प्रोफेशनल में, अगर आप अवेलेबल हो गए तो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स एंड थैंक यू बेस्ट सो ऑफ मच। लक फॉर द प्रिपरेशन ऑफ December 26 अटेम्प्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।